पर नजर डालेंगे। सबसे पहला सवाल कि ई लर्निंग होता क्या है। ई लर्निंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहा जा सकता है। बेहद ही आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना ही ई लर्निंग कहलाता है। इसके कई स्वरूप हो सकते हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग, कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और वेबिनार्स आदि शामिल हैं। इस बार के केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.04 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जबकि पिछले साल ये आवंटन 93,224 करोड़ रुपए था। वर्तमान बजट में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया है और ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल किए गए हैं, जिसमें पीएम ई विद्या का वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम, ऑनलाइन वोकेशनल कोर्सेज का बढ़ाया जाना, ई कंटेंट विकसित करना, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना जैसे फैसले शामिल हैं। पीएम ई विद्या के अंतर्गत शिक्षा के लिए टीवी चैनलों की संख्या 12 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। इसे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। नए ऑनलाइन वोकेशनल कोर्सेज लाए जाएंगे, जिसमें विज्ञान तथा गणित में 750 वर्चुअल लैब और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। बेहतर लर्निंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई सामग्री विकसित की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश भर के छात्रों को एजुकेशन एट डोर स्टेप की सुविधा प्रदान की जाएगी। समावेशी शिक्षा के लिए ज़्यादा कोशिश की जाएगी और इसके तहत उन लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा जो ई लर्निंग के संसाधनों की कमी के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कमजोर वर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मौजूदा फैसलों के अलावा भी सरकार ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कई कार्यक्रम चला रही है। इनमें ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, शगुन, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और शोध गंगा जैसे पहल शामिल हैं। ई लर्निंग के कई लाभ हैं, जैसे कि इसमें छात्र अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं और साथ ही वे अपनी सुविधा के मुताबिक क्लास का समय भी तय कर सकते हैं। विद्यार्थी वीडियो को फास्ट या स्लो करके जैसा भी वे बेहतर समझें देख सकते हैं। पैसे और समय की भी बचत होती है, साथ ही विद्यार्थी अच्छे से अच्छे विषय विशेषज्ञ तक पहुंच पाते हैं। इस तरह ई लर्निंग के फायदे को देखते हुए इसे बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद इसकी राह में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि जिन लोगों के पास पैसा है वो आसानी से कंप्यूटर या टीवी खरीद करके ई लर्निंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनके लिए अभी भी ये दूर की कौड़ी है। शहरों के मुकाबले गांव में इंटरनेट सुविधा काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ग्रामीण लोग ई लर्निंग के नज़रिए से शिक्षा के हाशिए पर रह जाते हैं। सौंदर्य संस्कृति, फैशन डिजाइन, सिलाई, यात्रा और पर्यटन जैसे कलात्मक एवं व्यवहारिक शिक्षा की दृष्टि से ई लर्निंग अभी भी उतना प्रभावी नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा का भविष्य बहुत आशाजनक लग रहा है और जनसंख्या के व्यापक हिस्से तक इसकी पहुंच भी है। कुल मिलाकर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब समय आ गया है कि सरकार ई लर्निंग के जरिए वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने और महामारी से उत्पन्न शिक्षा अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए। बजट स्पेशल सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।